हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला सेशन देख कर आओ, क्योंकि ये न्यू चैप्टर नहीं है बेटा, ये कंटिन्यूअस है ना। तो पिछला जब तक नहीं देखोगे जब तक ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ लिया था और हमने इसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करी थी, है ना, जिसमें हमने जाना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो वी हैव स्टडीड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा समराइज स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी कंपनी को के जो भी उनके प्रॉफिट एंड लॉस है, जो उनकी एसेट्स लाइबिलिटीज है, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। और इसको हम दो तरीके से करते हैं बेटा, दो लेवल में करते हैं। पहला हम करते हैं इसको, पहले ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। दूसरा जो है वो हम नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं जिसको हम P&L अकाउंट भी कहते हैं। और लास्ट में हम एसेट और लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम डिफरेंसेस पे इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट में। अब इससे पहले मतलब ये शुरू करने से पहले मतलब अभी क्या है कि हमारी बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पा रही हैं, जैसा कि आपको पता ही है, बिकॉज अभी मुझे बेटा आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है। मतलब मैंने खुद ने ये टारगेट ले रखा है कि इस वीक के अंदर अंदर, टुडे इज वेंसडे, तो वेंसडे है आज, वेंसडे थर्सडे, सॉरी थर्सडे है आज, और थर्सडे है और संडे तक मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश करूंगी। हो सकता है एक आध दिन का डिले हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना, लेकिन संडे तक मतलब ये अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद ही किसी और सिलेबस, किसी और टॉपिक पे हाथ लगाऊंगी। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसा मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कंप्यूटर का आपने मुझे हम लोग को वो दिया था, टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया था, लेकिन अभी तक मतलब लेक्चर्स नहीं आए, तो इसके बाद फिर आएंगे बेटा, अकाउंट्स के बाद आएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी बीच में एक आध डाल दूं, लेकिन पहले मेरा जो टारगेट है वो अकाउंट्स खत्म करना है, क्योंकि आप लोग को रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम इसके टॉपिक्स पे आ जाते हैं, और बाद में बताने का मौका मिले ना मिले, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 एक प्यारा सा फीडबैक हमें भेज दो, ताकि हमारा मोटिवेशन भी यहाँ से यहाँ पहुंच जाए और हम भी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि आप एक ऑफिसर बन के ही निकलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट और पोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, जानते हैं क्या है इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या डील करता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है इनकम। तो कभी कभी ना कॉमन, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना। तो आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है बेटा, तो ये डिस्क्लोज करता है, ये क्या डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज करता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या डिस्क्लोज करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि साल के एंड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, सिर्फ इसको अगर देखना होगा तो ये कहां से हम देखेंगे, ये हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट से। लेकिन वहीं पे बात आता है पोजीशन स्टेटमेंट का। पोजीशन स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट। याद करो, पिछले बार बताया था सीता और गीता, यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को ही कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। अब बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताता है बेटा, तो ये एग्जिबिट करता है, इट एग्जिबिट्स assets and liabilities, assets and liabilities एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बचते हैं उसको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा क्या हो गया कि ये जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, किसमें किसमें डिवाइडेड है, तो सबसे पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका क्या है, P&L अकाउंट। ठीक है, इन दोनों के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, ग्रॉस लॉस बताता है, और आपका P&L अकाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पोजीशन स्टेटमेंट में। तो पोजीशन स्टेटमेंट की बहुत सारी चीजें होती है बेटा, जिसमें कि एक तो बैलेंस शीट तो होता ही, उसके साथ साथ और भी एडिशनल चीजें होती है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कंपलसरी नहीं है पर ये भी सारी चीजें होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती है, ये सारी चीजें इसलिए बनाई जाती है ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन का। मतलब ये सारी चीजें क्यों बना रही है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से समझने के लिए ये इसका बनाना जरूरी, मतलब जरूरी नहीं बट ऑप्शनल है, पर क्लैरिटी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर और क्या है, ये क्या बताता है बेटा, ये आपका नेट प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है। ठीक है, ठीक है,
एडजस्ट करने के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब क्या कि जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको काट पिटा करके, जैसे देखते हो कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में फर्क होता है, सीटीसी किसी की बहुत ज्यादा होती है पर इन हैंड उतनी नहीं आती है, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, है ना, आपका टैक्स कटता है, आपके जो आपका पीएफ वगैरह उसमें जाता है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट के बाद जो है वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। ये क्या बताता है? ये आपका बताता है, ये डिस्क्लोज करता है, क्या डिस्क्लोज करता है भाई? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस, लायबिलिटीज का पोजीशन, ठीक है, कि साल के एंड में आपके पास कितना एसेट और कितना लायबिलिटी बचा है, इसको ये बताता है। तो आपको आई होप मतलब स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिखना, मैं मतलब बोलूंगी तो यही कि लिख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो इज इट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? चलिए, अब जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे बेटा, ठीक है, टॉपिक डालती हूं मैं एक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब जब भी हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा, किसके किसके बीच? डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट्स में मतलब जो भी दोनों के मतलब कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट्स जो है उसमें आपको एक डिस्टिंक्शन क्लैरिटी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बेटा, कैपिटल रिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, क्या होता है बताओ? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्यों? क्योंकि इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात बताई जा रही है कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट में आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है? देखो, अगर मान लेते हैं कि मैंने कोई सामान बेचा, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने 10 सामान बेचा है, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर, और 2 बेचा है मैंने अगले महीने, मतलब कि 13th मंथ में, ठीक है। तो मुझे जब मुझे इनकम और एक्सपेंस लिखना है ना, अब पता चला कि मैंने इनकम तो 1 साल का लिखा और एक्सपेंस मैंने 1.5 साल का लिख दिया, तो इस केस में एक्सपेंस तो ज्यादा ही लगेगा। तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि जब मैं इनकम और एक्सपेंस लिख रही हूं, इनकम एंड एक्सपेंस जब लिख रही हूं, तो इसको क्या करना चाहिए? शुड बी ऑफ द सेम पीरियड, शुड बी ऑफ द सेम पीरियड। एक तो सेम पीरियड का होना चाहिए और फिक्स्ड पीरियड का होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बढ़ा दे रहे हैं, ये नहीं कि इनकम किसी और पीरियड का लिख रहे हैं और इसको जो एक्सपेंस है वो किसी और पीरियड का लिख रहे हैं। यानी कि आपका इनकम और एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल सिंक्रोनिटी में होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे से रूल है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि देखो, जो आपके आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड इनकम या एक्सपेंडिचर should be accumulated under significance heads। अब ये क्या है? तो कहा जा रहा है भाई कि जो अलग अलग आइटम्स का, जो जैसे कि मान लो एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट में आपने साल भर जो खर्चा किया, ठीक है, तो उसको आप एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर में लिखोगे। तो जो अलग अलग हेड्स हैं इनकम के या फिर एक्सपेंडिचर के, उसको अलग अलग टॉपिक के अंदर लिखा जाएगा, अलग अलग लेजर बना करके लिखा जाएगा। द रीजन बीइंग, क्यों ऐसा लिखा जाएगा? ताकि पता होना चाहिए कि जो कैपिटल अगर लिया गया है, अगर पैसे उठाए गए हैं तो वो कहां से उठाए गए, अगर खर्चा हो रहा है तो वो कहां से हो रहा है। तो इस चीजों को क्लैरिटी से लाने के लिए क्या है कि प्रिंसिपल ये कहता है, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट जो है वो आपका अलग अलग होना चाहिए। दूसरा आपका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखोगे वो सिमिलर पीरियड का लिखोगे, चेंज नहीं करोगे पीरियड को। और जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि जो भी आप इनकम कर रहे हो या जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी कैपिटल गैदरिंग कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। मान ले आपने डिबेंचर्स दिए हैं, डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए हैं, तो वो लिखना पड़ेगा आपको कि इतना कैपिटल मैंने डिबेंचर के थ्रू किया है, ठीक है, ताकि हमको ये पता लग सके कि आपका जो कैपिटल है वो कैसे आया, या फिर आपकी जो लायबिलिटीज है वो किस नेचर की लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कब पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू?
बात समझ में आ रही है? क्या प्रिंसिपल्स हैं? कोई बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, पर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे ना तो यही सारी चीजें ऐसे पहाड़ जैसी लगेंगी। तो उस पहाड़ को ना अभी अभी कम कर लो, क्लैरिटी से समझोगे तो कुछ पहाड़ नहीं लगेगा। बात आ रही है समझ में? चलिए अब आते हैं हम इंटर रिलेशनशिप में। ठीक है, टॉपिक है, नया टॉपिक है इंटर रिलेशन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट, जो हमारा पीएनएल अकाउंट है और जो हमारा बैलेंस शीट है उसके बीच में क्या इंटर रिलेशन है। कभी कभी हमको दोनों जगह एंट्री करनी पड़ती है, तो वो कब करनी पड़ती है जरा जानते हैं कैसे। तो इसको मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, आई विल यूज 2 एग्जाम्पल्स, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये प्लस हो गया ये भाई, ये पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ। चलो देखते हैं। तो मान लिया कि मैंने एक फैक्ट्री मैंने ले रखी है रेंट पे। ठीक है, और उसका किराया जो है वो 1000 रुपये महीना है। मतलब प्रैक्टिकली ये आजकल की महंगाई में नहीं पॉसिबल है, पर एज्यूम कर लो। तो 1000 रुपये महीना है और उनका बॉन्ड है कि भाई आपको शुरू का 16 मंथ का पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने रेंट पे कर दिया कितना, 16,000 रुपये पे कर दिया। कितने दिन का 16 मंथ्स का पे कर दिया। बात समझ में आ गई यहां तक? अब मुझे ये बताओ कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा वो 12 महीने का होता है कि नहीं होता है? जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका होगा वो कितने दिन का होता है? वो 12 महीने का होता है। तो ये 16 महीना यानी कि 12 महीना का तो आप एक जगह एंट्री करोगे क्योंकि आपको एक ही फाइनेंशियल ईयर का लिखना है, और अगला जो 4 मंथ्स है वो अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? 12 महीना एक जगह और 4 मंथ्स एक जगह, ऐसा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जब आप इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे। तो ये जो 12 मंथ्स का है बेटा, ये जो 12 मंथ्स का है वो आप कहाँ एंट्री करेंगे? वो आप एंट्री करेंगे आपके पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं बना के भी दिखाऊंगी। ये आप एंट्री कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना, 12 महीने का। लेकिन जो अगले के 4 महीने हैं उसका आप एंट्री करोगे क्या? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका किसमें हो रहा है, वो आपका किसमें हो रहा है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, एडवांस पेड है ना। ये आपका जो 4 मंथ का जो 4,000 रुपए है वो तो आपका एडवांस पेड है। तो उस केस में आप करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, तो उसको आप कहाँ एंट्री करोगे बेटा? उसको आप करोगे बैलेंस शीट में एंटर करोगे। ठीक है, और जो अगले साल का पीएनएल अकाउंट बनेगा उसमें आप उसकी एंट्री फिर करोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 2025 वाले में एंट्री करी और बाकी का जो है वो आप पीएनएल अकाउंट ऑफ 2026 में एंट्री करोगे कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे ये एक्सपेंस हुआ था। बात समझ में आई क्या है? अब चलो इसका मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ और उसका मैं आपको दोनों अकाउंट बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल टू में मान लेते हैं कि मुझे एक साल में सैलरी पे करनी है। कितनी पे करनी है? तो 27,500 की मुझे सैलरी पे करनी है। ठीक है, अब जिसमें मैंने क्या किया कि 27,500 करनी है, इसमें से मैंने 25,000 पे कर दिया। ठीक, और जो बाकी का 2500 है वो मेरा अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी मेरा ड्यूज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या सिचुएशन है? अब मैं क्या करूंगी कि ये जो 25,000 है इसको मैं कहाँ एंट्री करूंगी और इसको मैं कैसे एंट्री करूंगी। जो 2500 है जो मुझे अगले साल मैं सोच रही हूँ पे करने का, उसको कैसे करूंगी? क्योंकि ये जो खर्चा है बेटा वो तो इसी फाइनेंशियल ईयर का है। सैलरी तो मुझे अभी पे करनी है ना, ये तो मेरी मक्कारी है कि मैं इसको पे नहीं कर रही हूँ टाइम से, लेकिन करनी तो मुझे अभी ही चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूंगी कि जब मैं इसका पीएनएल अकाउंट बनाऊंगी, तो कैसे बनाऊंगी? तो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा अमाउंट। तो अब मैं कैसे इसमें एंट्री करूंगी? तो मैंने पहला लिखा 2 सैलरीज। कितने रुपए दिए मैंने सैलरीज में? 25,000 रुपए दे दिए अभी, तो ये तो मैंने लिख दिया 25,000। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो मेरी बची हुई है, जो मुझे इसी साल अकाउंट में देनी है। ये वाला मैंने दूसरे ईयर में क्यों कहा? क्योंकि ये अगले साल का एक्सपेंस था, लेकिन ये एक्सपेंस तो मेरा इसी साल का है। तो मैंने यहाँ क्या किया? 2500 लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया पीएनएल अकाउंट। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, जब मैं इसका बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं फिर से एक बैलेंस शीट बनाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा लायबिलिटीज, यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट, अब यहाँ मैंने लिखा एसेट और यहाँ मैंने लिखा अमाउंट। ऐसे ही बनता है बैलेंस शीट, यही फॉर्मेट था, पिछले क्लास में पढ़ाया था। अब ये बताओ मुझे, ये 2500 जो है ये लायबिलिटी है कि एसेट है? मतलब उधारी मुझे देना है तो ये लायबिलिटी होगी ना मेरी, मेरे सर पे बोझ होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ये भैया एसेट हो गया।
ऐसा कुछ होगा क्या कि भाई ये तो बहुत मतलब मुझे पैसे आ रहे हैं इससे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो ये लाइबिलिटीज होगी, तो मैं कहाँ लिखूंगी इसको? लाइबिलिटी साइड में लिखूंगी। क्या लिखूंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2500। ये वाली एंट्री पी एंड एल अकाउंट में हो गई, ये यहीं पे खत्म हो गई 25,000 की। लेकिन ये जो 2500 वाली एंट्री है वो मैंने कहाँ डाला? बैलेंस शीट में भी डाला। बात समझ में आ गई? और ये वाली मैंने अगले पी एंड एल अकाउंट में क्यों बोला? क्योंकि ये अगले महीने का अगले साल का पेमेंट है, अगले फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट है। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो है कभी कभी क्या होती है, दोनों चीजें जो है इंटरलिंक्ड होती है। मतलब एक एंट्री पी एंड एल अकाउंट में भी होती है और उसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका बैलेंस शीट में भी एंटर होता है। बात समझ में आ गई? अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, फिर से मैं कह रही हूँ, आप अपने फीडबैक सेक्शन में इसको बहुत क्लैरिटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक दो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, और ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, द रीजन बीइंग कि मैं चाह रही हूँ कि जो नया टॉपिक है रेशियो एनालिसिस का, वो मैं नए तरीके से शुरू करूं। मतलब कि जो क्या कहते हैं कि नए टॉपिक से शुरू करोगे, नहीं तो फिर वो आधा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो अब आते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, वो है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल नाम से समझ में आ रहा है कुछ मिक्स एंड मैच करना है ना, कुछ मैच वैच करना है इसमें। क्या है मैचिंग प्रिंसिपल? देखो जरा, कहा जा रहा है कि इनकम और एक्सपेंस, जो मैंने अभी बताया था आपको प्रिंसिपल्स, वही है, लगभग थोड़ा सा वही है। तो इनकम और एक्सपेंस जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड होगा, सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड किया जाएगा। अब पता चला कि तुम इनकम कर रहे हो 5 सामान का और एक्सपेंस गिन रहे हो 10 सामान का, तो ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे तो तुम हमेशा ही लॉस में रहोगे और सरकार बोलेगी भैया आप तो लॉस में, आपको तो देने की जरूरत ही नहीं है टैक्स वैक्स। तो ऐसे केस में ऐसा क्या करना है आपको कि जो इनकम और एक्सपेंस है वो हमेशा सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑलवेज। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करेंगे तो इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स का ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस है बेटा, मान लिया कोई एक्सपेंस है जो कि हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया किसी चीज का, ठीक है, कोई एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब उसका फल, या फिर कोई मशीन खरीद लिया, अब वो मशीन से हर साल हजार प्रोडक्ट बनेगा, तो वो भले आपने मशीन अभी खरीद लिया है लेकिन उसका प्रोडक्ट तो अगले साल उसके अगले साल बिकेगा, ऐसा ही होगा ना। तो मान लेते हैं कि कोई आपने एक्सपेंस है जो आपने इनकर कर दिया, लेकिन सेल जो है उसका वो नेक्स्ट ईयर होगा या उसके अगले साल होगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जो एक्सपेंस होगा बेटा, इसको दिस विल नॉट बी डेबिटेड इन द करेंट ईयर। उसका जो एक्सपेंस है, जैसे कि डेप्रिसिएशन भी है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, कि एक ही साल में पूरा ही कर लेते हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेंस है जिसका सेल अगली साल होना है, तो जितना इस साल होगा उसको आप करंट ईयर के उसमें एंटर करोगे, बाकी को एंटर नहीं करोगे। तो बाकी को जो करंट ईयर का पी एंड एल अकाउंट है उसमें एंकर नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना अभी। देखो जैसे मैंने यहां पे अभी करके दिखाया, लाइबिलिटीज के फॉर्म में मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी में लिखा, उसी तरह से अगर कुछ होता है कि कुछ भाई आपने पहले ही खर्चा कर दिया है, तो उसको आप क्या लिखोगे? उसको आप एसेट साइड में यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 महीने का रेंट आपने पहले ही दे दिया है, तो इसको आप अगले साल के उसमें एसेट साइड में लिख देंगे, और अगले साल का जो पी एंड एल अकाउंट होगा उसमें फिर आप ये मेंशन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई एक्सपेंस हो गया है और सेल नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो आप क्या करोगे? उसको उस साल के पी एंड एल अकाउंट में नहीं मेंशन करोगे, आप उसको उस साल के जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट के फॉर्म में, कैरी फॉरवर्ड के फॉर्म में उसको लिख दोगे। बात समझ में आई? चलिए थर्ड नियम आपका क्या कहता है? थर्ड नियम कहता है कि मान लेते हैं कि आपको इनकम अभी आ गई, मान लेते हैं कि आपने क्या है कि आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है, कुछ ऐसा है, और आपने क्या किया कि इनकम जो है वो अभी ले लिया है, लेकिन आप सर्विस कब दोगे? सर्विस आप दोगे अगले साल, ठीक है। तो मतलब इनकम तो आपको अभी रिसीव हो गई है, लेकिन वर्क जो होगा वो कब होगा बेटा? नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा बेटा, ये ध्यान रखना है ना, बार बार मैंने बोला है पर लिखा नहीं है, तो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा। हाँ, अब आते हैं इनकम मान ले अभी आ गई आपको, लेकिन वर्क आपका अगले साल होगा, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे? जो एंट्री है, एंट्री के में क्या करेंगे आप? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि पैसे तो आपको आ गए हैं ना, तो आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको मेंशन करेंगे, ठीक है।
ठीक है। और इनकम जो होगा बेटा, इनकम जो होगा, जो एडवांस में आ चुका है, उसको आप कब लिखेंगे? P&L अकाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे। जो आपका नेक्स्ट ईयर का P&L अकाउंट होगा उसमें आप जो पैसे आपके आ चुके हैं उसको आप मेंशन करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको मेंशन कर देंगे। बात आई समझ में? रूल समझ में आ गया कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? तो ये सारे जब स्टेटमेंट्स रहेंगे, मान लेते हैं 3 ये स्टेटमेंट रहे, एक कुछ एक्स्ट्रा रहा, तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना कि मैम ये तो कुछ ऐसा था जो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमको आता ही नहीं था एग्जाम में। और जब मैं अभी देखो बेटा, PYQs जो है वो अभी थोड़ा सा मैंने होल्ड पे डाला है क्योंकि मुझे अभी आपका कोर्स खत्म करना है, ठीक है। तो PYQs आपका मतलब फर्स्ट वीक, जो अगले महीने का फर्स्ट वीक है, उसमें आपके पूरे मतलब रेगुलर मैं करा दूंगी, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा, पहले से बता दे रही हूँ, रेशियो एनालिसिस होगा। दैट विल बी अ लॉन्ग टॉपिक, मतलब 2 सेशन लग सकते हैं, 3 भी लग सकता है, ठीक है। कोशिश तो मैं करूंगी कि 2 ही सेशन में खत्म करा दूं, पर 3 भी लग सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। नोट्स मैं फिर से रिकमेंड करूंगी कि खुद से बनाइए, जितना खुद से बनाइएगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लीजिएगा फीडबैक सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। मतलब सारी चीजें जो डाउट क्लियरिंग वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो वैसी ही होंगी जैसे होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है बेटा, तो आप हमें एक प्यारा सा फीडबैक भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।